नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस यूट्यूब वीडियो में देखेंगे मई 26 और 27 के इंपॉर्टेंट जियो रिलेटेड न्यूज़। सबसे पहले आपको बता दें, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो कि इसी महीने होना था, वो फ़िलहाल के लिए डिफ़र्ड कर दिया गया है और नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे ही डेट मालूम चल पाएंगे। उसी तरह के नाबार्ड के एग्ज़ाम भी होने थे, उसके नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड था कि इसी वीक आ जाए, बट वो भी फ़िलहाल उसका भी कुछ अता पता नहीं है। आप अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि एसबीआई क्लर्क हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, नाबार्ड, आरबीआई या फिर सेबी के एग्जाम्स भी हो सकते हैं, तो अपना प्रिपरेशन आप बनाए रखें, उसका आप मोमेंटम ब्रेक ना करें। बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले मोस्पी ने जो डेटा रिलीज किया है, मोस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके डेटा हैं, उससे यह पता चला कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी रहा वह फाइनली नेगेटिव में रहा, और कितना रहा तो 7.3%। तो सभी इकोनॉमिस्ट्स ने काफ़ी स्पेकुलेशन दिए, बहुत सारी बातें थी, बट फाइनली जो डेटा रहा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, वो है 7.3%। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कि 2012 में 5.5% था, 2016-17 के आसपास 8.3 मैक्सिमम गया, उसके बाद से यह डिक्रीजिंग है। आप इस ट्रेंड को भी याद रखें कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे लास्ट 5 ईयर से जीडीपी का ट्रेंड क्या है कांस्टेंट प्राइस पे। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड है, इस ग्राफ से भी यही दिख रहा है, और 2012-13 से लेकर 16 तक पॉजिटिव में था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और वहीं Q4 का देखें फिनेंशियल ईयर 21 में, तो Q4 में यह डेटा रहा 1.6%, इतना ही माइनर ग्रोथ रहा। आप देख सकते हैं इसमें भी ट्रेंड क्या रहा था, फिनेंशियल ईयर 19 में 7.6% था, वहाँ से गिरते 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 FY21 के Q1 में 24.4% तक ये डिप किया था, फिर इसने कुछ ग्रोथ पकड़ी और अभी 1.6% रहा Q4 FY21 में। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा डेटा डायरेक्ट मिनिस्ट्री से आए हैं। अब आते हैं इंक्रिप्शन बैटल के ऊपर। तो इसमें क्या है कि सरकार का कहना है कि जो भी टेक कंपनियां हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गई, और इनके 5 मिलियन यूजर से ज़्यादा है, जैसे 50 लाख से ज़्यादा, तो इनको बताना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है तो उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। बट व्हाट्सएप वाले को कहना है कि यह इनके एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन होगा। वहीं पे सरकार के भी अपने स्टैंड है। उसी तरह सरकार के ट्विटर से भी लड़ाई चल रहे हैं कि तरह तरह के प्रोपागेंडास फैलाए जाते हैं ट्विटर पे और भी दूसरे सोशल मीडियाज पे। बढ़ते हैं आगे। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके आईपीओ आने हैं, जैसे कि पेटीएम, जोमेटो, उसी तरह। तो उसमें से काफ़ी सारे स्टार्टअप इंडिया के ऐसे हैं जो कि लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो वैसे स्टार्टअप के आईपीओ से रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब कि सामान्य जनता को किस तरह बचाया जा सके, उस पर से भी विचार कर रहा है, ताकि उनको एक सेफ्टी नेट मिल सके। अभी 2 तरह के आईपीओ कोटा आप समझ सकते हैं इसमें, एक है प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए, एक है लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए। तो प्रॉफिटेबल कंपनीज में क्या है कि 50% जो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को चला जाता है, और बाकी के 50% में 70:30 का रेशियो होता है, किसके बीच, रिटेल इन्वेस्टर के बीच और हाई नेट इंडिविजुअल के बीच। तो आप समझ सकते हैं कि 50% तो बच ही गया, तो 50 उसका 70%, मतलब कि 35% रिटेल वाले को, और 5 × 3 15% HNI को। HNI को कौन हो जाते हैं, जो कि 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके नीचे वाले को रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उसी तरह लॉस मेकिंग कंपनी में 2012 में नियम आया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को मात्र 10% ही होंगे, और उसमें से जो 20% बचते हैं, मीन्स 25%, वो डायरेक्टली चले जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और वो हो जाते हैं 75%। तो रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस मेकिंग कंपनीज में भी म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हैं पैसा। बाकी अभी देखते हैं सेबी क्या नया रूल प्रपोज करती है। फिर से है कि फार्मेजी ने मेड लाइफ को एक्वायर कर लिया। तो इस तरह से फार्मेजी जो है भारत की ई फार्मेसी मार्केट का यूनिकॉर्न बन चुका है, मतलब कि इसका जो वैल्यूएशन है वह $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। और अभी और से कौन इसके कॉम्पिटिटर है इंडियन मार्केट में, तो वो है 1mg और नेटमेड्स। अभी भारत में 2 लगातार साइक्लोन हैं, एक था साइक्लोन ताउते और दूसरा साइक्लोन यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे ताउते ये नाम किसने दिया था, यास ये नाम किसने दिया, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। दूसरा इस तरह पूछा जा सकता है कि वेस्ट कोस्ट पे जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, ईस्ट कोस्ट पे जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था। या उसी तरह घुमा के पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी किस कोस्ट पे है, या फिर बे ऑफ बंगाल किस कोस्ट पे है। तो आप ये रिलेशन याद रखना कि टॉकटे, वेस्ट कोस्ट और अरेबियन सी एक तरीके के चीज़ें हो गए,
और म्यांमार ने इसका नाम दिया था, और इसी तरह यास बे ऑफ बंगाल के आसपास था, मतलब कि ईस्ट कोस्ट, और ओमान ने इसका नाम दिया था। ओके, इसी तरह है। और साइंटिस्ट ने बोला है कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये साइक्लोन्स आए। तो आप इसमें जो डेटा था आप उसको जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक नया चीज़ है कि कैबिनेट में अभी लैंड बैंक प्लान आ सकता है। तो ये लैंड बैंक प्लान आखिर है क्या? तो बेसिकली क्या है कि कनाडा में यह प्लान पहले से एग्जीक्यूटेड है। कनाडा भी इंडिया की तरह एक फेडरल गवर्नमेंट कंट्री है। तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जो सरप्लस लैंड होता है उसे वो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो उसी तरह जो डीपम है इंडिया का, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो फाइनलाइज कर रहा है कि स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह भारत के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSUs के जो लैंड है उसको स्ट्रेटेजिकली बेच के कुछ प्रॉफिट कमाया जा सके। और यह जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड में उसको भारत सरकार इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर से है एक नया न्यूज़ कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन गेट्स गवर्नमेंट सिग्नल बूस्टर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? तो बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें अर्थ के लो अर्थ मीन्स जो भी पृथ्वी होता है अर्थ, उसके एक लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट मीन्स वहाँ पे फिक्स करते हैं और उसके थ्रू ये मोबाइल वगैरह चल जाता है। इसमें क्या है कि अभी कैप था सरकार का कि 2 Mbps से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसे सरकार ने बढ़ा के 4 Mbps कर दिया है। इसमें भी मोस्टली 4 कंपटीटर हैं। एक है स्टारलिंक इलॉन मस्क का, दूसरा है वनवेव, इसमें जो पार्टनरशिप मोस्ट मीन्स स्टेक है वह है एयरटेल के मालिक का, मतलब कि सुनील मित्तल का। तो ऐसा नहीं है कि जियो के आने के बाद वो मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अगर वनवेव आगे निकल जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आगे निकल जाता है, तो वो दूसरे तरीके से जियो को पीट सकते हैं। फिर है टेलीसेट और स्पेस नेट। आगे देखें दोस्तों, अंतर क्या है वनवेव और स्टारलिंक में? तो क्या दोस्तों इतना जान ये ज़रूरी नहीं है। आप इतना याद रखना कि वनवेव है वो 648 सैटेलाइट्स अर्थ के ब्लैंकेट पे लॉन्च करना चाहता है, वहीं स्पेसएक्स 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। दोनों का मकसद यही है कि ग्लोबली काफ़ी लो कॉस्ट मीन्स इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, बढ़ते हैं आगे। 1.2 मिलियन ज्वाइन ESIC इन मार्च। तो जिस तरह EPFO है उसी तरह एक ESIC का भी डेटा आता है, उसमें यह पता चला है कि मार्च में 12 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है। यह डेटा भी NSO से आया है। ESIC का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इसमें क्या है कि बैंक सैक्शंस ओवर 15 ट्रिलियन अंडर मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो कि लॉन्च हुआ था 6 साल पहले, उसके अंदर 28 करोड़ लोगों को 15 ट्रिलियन रुपये सैंक्शन हुए, मतलब 15 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों आप में से कोई अगर बैंक में है तो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि मुद्रा लोन में किस तरह सैंक्शन हुआ है, क्या हुआ है। यह बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आया था, मतलब कि उद्यमिता को। इसके तहत बिना कोलेट्रल के 10 लाख तक लोन दिए जाते हैं 3 स्कीम्स के अंदर, शिशु, किशोर और तरुण। और किस सेक्टर में? तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर में। तो शिशु, किशोर और तरुण के भी लिमिट क्या है आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली खबर यह है दोस्तों कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्राइवेट बैंक चीफ से मुलाकात की, और कारण क्या था ये इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, देश में लिक्विडिटी सिनेरियो क्या है, और जो भी RBI क्रेडिट मीन्स क्रेडिट देने की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या आ रहा है देशों पे। मोटा मोटी जो मेन बातें हैं वह है MSME सेक्टर पे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो यही सब बातें हैं। कुछ और खबरों में देखें तो अमर्त्य सेन को स्पेन का टॉप अवार्ड मिला है सोशल साइंस में। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने स्वामी रामदेव पे 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है, मतलब कि मानहानि का मुकदमा। रामदेव आपको पता है बाबा रामदेव आयुर्वेद के समर्थक है, और उनके और IMA के बीच आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी चल रहा है। उसी तरह PFRDA मतलब कि पब्लिक फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो AUM है मीन्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वह 6 ट्रिलियन पार कर गया है। आपको बताना कि भारत में म्यूचुअल फंड का जो AUM है वह कितना है। और एक और खबर में यह है आखिरी खबर कि अमेजन ने MGM स्टूडियो को बाई किया है $8.45 बिलियन में। तो ये थे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगले वीडियो में जल्दी आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना फैलाएं। धन्यवाद।